ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक का पाठ किया था, उसका समापन किया था। आज हम द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक का आरंभ करेंगे। पहले आह्निक में पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जो द्रव्य हैं उनके गुणों के साथ जो उनकी परीक्षा है वो की गई थी, और इसके साथ साथ वायु और आकाश, जिनको दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उनकी भी परीक्षा की गई थी। अब इस दूसरे आह्निक में पृथ्वी, जल, तेज के जो गंध आदि गुण हैं उन गुणों की परीक्षा यहां पर की जाएगी। तो सबसे पहले ऋषि गंध की परीक्षा करते हुए सूत्र देते हैं। पुष्प वस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतरा प्रादुर्भावो वस्त्रे गंधाभावलिंगम। पुष्प वस्त्रयोः, फूल और कपड़े का, सति होने पर, सन्निकर्षे सन्निकर्ष, गुणांतरा प्रादुर्भाव अन्य गुण का प्रादुर्भाव न होना, वस्त्रे कपड़े में, गंधाभावलिंगम गंध के अभाव का चिन्ह है। क्या कहा गया इस सूत्र में? कपड़े में यदि सुगंधित फूल को लपेट कर रख दिया जाए, अगर हम किसी कपड़े में फूल को लपेट करके रख दें और कुछ समय तक उसको रखा रहने दें, तो क्या होगा? वस्त्र में उस फूल की सुगंध आ जाएगी। तो यहां पर ये बात कही गई कि जैसे किसी वस्त्र में फूल को लपेट कर रख देने से उस वस्त्र में फूल की सुगंध आ जाती है, इससे प्रतीत होता है कि कपड़े में गंध नहीं रहता। यदि केतकी का फूल कपड़े में लपेटा गया हो तो केतकी की गंध आ जाएगी, यदि गुलाब का हो तो गुलाब की गंध आ जाएगी। यानी जैसी भी सुगंध का कोई पुष्प किसी कपड़े में लपेट करके रखा जाता है, उसमें वैसी ही गंध आ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि वस्त्र में अपना कोई गंध नहीं होता। लेकिन यहां पर प्रश्न किया कि जब वस्त्र भी पार्थिव है, पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का अपना गुण ही गंध है, गंधवती पृथ्वी, हमने पिछले प्रसंग में पढ़ा था। तो जिस पृथ्वी तत्व से पुष्प बना है उसी पृथ्वी तत्व से वस्त्र भी बना है, और हम यहां पर ये स्थापना करना चाह रहे हैं कि एक पृथ्वी से बने पदार्थ में गंध है और दूसरे पदार्थ में गंध नहीं है। ऐसा कैसे? तो यहां पर कहा पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श गुण रहते हैं। वस्त्र एक पार्थिव पदार्थ है, इसमें गंध गुण संवेद होना चाहिए, परंतु यहां वस्त्र में गंध के अभाव का निर्देश किया गया। ये क्यों? तो उसका समाधान करते हैं। वस्तुतः पृथ्वी और पार्थिव विकारों में सर्वत्र गंध का अस्तित्व रहता है, परंतु वहां पर कहीं तीव्र गंध होती है और कहीं पर हल्की गंध होती है। जैसे
आप किसी कमरे में दो प्रकाश करें, एक बहुत तेज जलने वाली ट्यूबलाइट और एक छोटा बल्ब, और दोनों को एक साथ जला करके रखें और फिर उनमें से बड़े वाले को बंद कर दें। क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कमरे में अंधेरा हो गया। और उदाहरण देता हूं, आप कोई बढ़िया मिठाई खा लें और मिठाई खा के फिर चाय पिए, तो कैसी लगेगी? फीकी लगेगी, क्योंकि मीठे में जितना शक्कर है चाय में उस अनुपात में शक्कर नहीं था, इसलिए मीठा पदार्थ खाने के बाद में मीठी होते हुए भी चाय फीकी लगी। ऐसा नहीं था कि मिठास नहीं थी, वहां पर मिठास थी लेकिन कम थी, इसलिए उसका अनुमान हमको नहीं हुआ। प्रकाश होते हुए भी बड़ा बल्ब बंद कर देने पर छोटे बल्ब के जलते हुए भी हमारी आंखों के सामने जो अंधकार उपस्थित हुआ, हमें जो प्रकाश का अभाव महसूस हुआ, ऐसा नहीं था कि प्रकाश वहां पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन अधिक प्रकाश के होने के कारण से कम प्रकाश का हमको एहसास नहीं हुआ और इसलिए हमको ऐसा लगा। इसी प्रकार से जहां पर तीव्र गंध होती है वहां पर हल्की गंध का एहसास नहीं होता। और एक उदाहरण दे दूं, हम लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? और तेज वाला लगाते हैं क्योंकि नहाने धोने के बाद जब काम पर जाते हैं तो शरीर में, हमारे आदरणीय नारायण स्वामी जी क्रांतिकारी थे, जीवन का अंतिम समय उन्होंने एटा आर्य समाज में रहते हुए बिताया, तो अपने भाषणों में एक बात जरूर कहा करते थे, वीतराग हो गए थे। वो एक बात कहा करते थे कि आदमी के शरीर से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जिसकी रबड़ी बना के खा लो, इससे तो 1000 गुने अच्छे जानवर है। तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर को बढ़िया सुगंधित साबुन आदि से धोने के बाद भी जैसे ही थोड़ी देर कार्य क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी उपस्थित हुई, पसीना आया और उससे शरीर में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं उसको छुपाने के लिए कि पहले से ही थोड़ा सा बढ़िया वाला इत्र, डिओड्रेंट, तीव्र गंध वाला लगा करके जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो हमारे संपर्क में आता है उसको शरीर की दुर्गंध की बजाय वो जो सुगंधी हमने ऊपर से लगा रखी है वही सुनाई देती है। तो वो कहता है बड़ा बढ़िया आदमी है, इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां दुर्गंध का अभाव है, दुर्गंध वहां है लेकिन वो दब गई। तो यहां सूत्रकार यही समझा रहे हैं कि कपड़े में भी गंध है, उसमें भी अपनी गंध है, ऐसा नहीं है। गंध होना, रूप होना, रस होना, स्पर्श होना, ये चारों के चारों गुण पृथ्वी द्रव्य के अंदर हैं और नितांत रूप से हैं, इनको किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो उदाहरण दिया गया उस उदाहरण में अभिप्राय यह है कि जो उत्कट गंध है, जो तीव्र गंध है, वो हल्की गंध को वहां पर दबा रही है। इसलिए पुष्प के सन्निकर्ष से, उस फूल के पास में रहने के कारण से, उसके अंदर लपेटे जाने के कारण से जो वस्त्र की स्वाभाविक हल्की गंध है वो न सुंघाई देकर के उस पुष्प की जो तीव्र गंध है वही उस कपड़े में, उस वस्त्र में रम जाती है और फिर उसमें से वैसी ही सुगंधी आती। तो बहुत से पुष्पों में भी गंध प्रतीत नहीं होती। अब आप देखेंगे अक्सर जो शो वाले पुष्प होते हैं, शो पीस जो बहुत सारे आते हैं ना आजकल, सीजनल प्लांट्स आते हैं, तो बेला है, गुलाब है, जूही आदि, ये जो पुष्प हैं इनमें बड़ी सुंदर गंध होती है। लेकिन वो रंग बिरंगे तो बहुत होते हैं वो जो सीजनल प्लांट है, लेकिन उन पुष्पों में कोई गंध नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे पुष्प भी हैं जिनमें कोई गंध नहीं होती। और
उनमें अति मंद गंध रहती है। जहां पार्थिव विकार अथवा पृथ्वी के किसी तरह के भाग में गंध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वहां उसे अप्रकट समझना चाहिए। गंध है लेकिन प्रकट नहीं है। जैसे जैसे हमने पिछले आनिक में पढ़ा था कि जल का मधुर स्वाद है, लेकिन कौन सा मधुर है? अप्रकट मधुर स्वाद है। उसका मधुरता प्रकट नहीं है मधुर ही, लेकिन उसकी मधुरता प्रकट नहीं है। इसी प्रकार से जहां किसी पार्थिव पदार्थ में हमको गंध नहीं आ रही, दुर्गंध या सुगंध कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर गंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको प्रकट नहीं हो रही है, हम इसको नहीं सूंघ पा रहे हैं, अप्रकट है। सूत्रकार के द्वारा उक्त प्रकार से वस्त्र में गंध का अभाव बतलाने का तात्पर्य यही है कि पुष्प आदि के संपर्क से जो गंध वस्त्र में प्रतीत होता है वह औपाधिक है, वस्त्र का अपना गंध नहीं है। औपाधिक गंध या अन्य किसी ऐसे गुण को यदि किसी द्रव्य में अनुभव किया जाए तो उसे द्रव्य का निज गुण नहीं समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है? समझाया ये जा रहा है कि अनेक द्रव्यों में गुण जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है वो जो उनके निज गुण हैं और दूसरे हैं जो औपाधिक गुण हैं। जैसे अब अगले उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एते नाप्सुषणता व्याख्याता, जैसे इससे जलों में गर्मी का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। जल का अपना गुण क्या है? शीतलता। और ऐसा नहीं कि पानी कभी गर्म नहीं होता। जब अग्नि के संपर्क में लाया जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन क्या वो गर्मी, वो उष्णता पानी का अपना गुण है? नहीं, वो औपाधिक है। अग्नि के संपर्क में लाया गया इसलिए गर्म हो गया। पानी का अपना गुण नहीं है गर्म होना, पानी का अपना गुण क्या है? शीतलता है। तो इसी प्रकार से जब पुष्प के संपर्क में वस्त्र को लाया गया तो वस्त्र की अपनी जो गंध है वो मंद हो जाती है, या मंद गंध होने के कारण वो एहसास नहीं होता, और जो पुष्प की तीव्र गंध है वो ही हमको केवल प्रकट वहां पर होती है। इसी प्रकार से आगे जिज्ञासा की प्रश्न किया कि पृथ्वी आदि में वे गुण कौन से हैं जो औपाधिक नहीं है? पृथ्वी का कौन सा गुण है जो औपाधिक न हो? तो कहा व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, व्यवस्थित है पृथिव्याम, पृथ्वी में गंध, गंध जो है वो पृथ्वी का अपना गुण है, निज गुण है, वो औपाधिक नहीं है। पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है, अर्थात विशेष रूप से अवस्थित है। केवल पृथ्वी में गंध रहता है और पृथ्वी मात्र में ही रहता है। पृथ्वी और पार्थिव विकारों का कोई भाग ऐसा नहीं जहां पर गंध विद्यमान न हो। तो हम जब गुणों के विषय में पढ़ रहे थे, आप एक बार मेरा जो चार्ट भेजा हुआ है मैंने वो भी देखिएगा, तो वहां पर जो गंध गुण है वो केवल और केवल पृथ्वी में ही विद्यमान है और पृथ्वी में व्यवस्थित है। मतलब पृथ्वी द्रव्य का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसमें गंध न हो। पृथ्वी में गंध व्यवस्थित रूप से है। गंध यद्यपि सुरभि असुरभि भेद से दो प्रकार का जाना जाता है। प्रत्येक प्रकार का गंध पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता, इसलिए इसको पृथ्वी में व्यवस्थित कहा है। और इसी कारण गंधवती कहकर पृथ्वी का पूरा लक्षण होता है। तो पृथ्वी को क्या कहा गया? गंधवती। फलतः वस्त्र आदि पार्थिव विकारों में गंध का स्वीकार किया जाना आवश्यक है। गंध के समान रूपवती या रसवती कहकर पृथ्वी का लक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि रस जल में भी है और रूप अग्नि में भी है। इसलिए इसका जो अपना निज गुण है वो क्या है? गंध है। फिर आगे जिज्ञासा की, जैसे पृथ्वी में गंध रहता है ऐसे तेजस द्रव्य में क्या रहता है? तो बताया तेजस उष्णता। तेजस में क्या रहता है? उष्णता। अग्नि में गर्मी रहती है। गर्मी आपको सिवा अग्नि के और कहीं नहीं मिलेगी, और जहां कहीं भी गर्मी मिलेगी
वहां पर अग्नि होना अनिवार्य है। अगर अग्नि नहीं होगी तो गर्मी नहीं हो सकती है। इसलिए अग्नि का, तेजस का जो गुण है वो क्या है? उष्णता है, हीट है। तो यहां पर इसको बतलाते हुए फिर एक प्रश्न किया कि ऐसा ही जलों के विषय में क्या लक्षण होगा? तो बतलाया अपसु शीतता। जल का लक्षण क्या है? शीतलता जल का लक्षण है। जलों में शीत स्पर्श व्यवस्थित है और इस प्रकार से जहां पर भी शीतलता है वहां पर जल का होना अनिवार्य है। शीतलता जहां जहां होगी वहां वहां जल अवश्यमेव होगा। फिर आगे शब्द और उसके आधार पर आकाश की परीक्षा आगे विशेष उपक्रम के साथ किए जाने के कारण अनंतर क्रम प्राप्त काल की परीक्षा के लिए यहाँ कहा अब आगे आकाश की परीक्षा की जाएगी, लेकिन उससे पहले काल की परीक्षा। तो अपरस्मिन्नपरम युग पच्चिर क्षिप्रमिति काललिंगानि। अपरस्मिन्नपरम युग पच्चिर क्षिप्रमिति काललिंगानि। अपरस्मिन अपर में, अपरम अपर, युगपत एक साथ, चिरम देर, क्षिप्रम जल्दी, इति इस प्रकार जो ज्ञान या व्यवहार होते हैं वे काल लिंगानी काल के लक्षण हैं। जल्दी करो, देर से हो गया, थोड़े समय में, ज्यादा समय में, अभी करो, कल करो, ये सब क्या है? काल के लक्षण हैं, समय के। तो यहां पर बतलाया अपर पद का अर्थ है छोटा, आयु की दृष्टि से। इसके विपरीत बड़े के लिए पर शब्द का प्रयोग होता है। यदि किसी वस्तु में इस अर्थ का कथन किया जाएगा तो उसके लिए नया, पुराना आदि जैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो पदार्थ थोड़े समय पहले बना है वो नया है, जो पदार्थ बहुत समय पहले बना है वो पुराना है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये किसके हैं? काल के लक्षण हैं। किसी व्यक्ति या पदार्थ को जब अपर अर्थात छोटा या नया कहा जाता है वह किसी पर अर्थात बड़े या पुराने की अपेक्षा से होता है। तो छोटा या बड़ा कैसे होगा? रिलेटिवली छोटा या बड़ा होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 20 साल का है तो 19 साल तक वाले जितने भी लोग हैं वो सब उससे क्या है? छोटे हैं। और 21 साल तक वाले जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? उससे बड़े हैं। तो ये कैसा हो गया एग्जिस्टेंस? इस छोटे या बड़े का होना रिलेटिव है। अगली साल जब वो खुद 21 साल का हो जाएगा तो 20 साल तक वाले सब लोग उससे छोटे हो जाएंगे और 22 साल से ऊपर वाले सब उससे बड़े हो जाएंगे। यानी ये एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है? रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। और इस प्रकार से काल का लक्षण क्या है? नया होना, पुराना होना, छोटा होना, बड़ा होना इत्यादि इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वो काल का लक्षण है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो महीने वगैरह वगैरह जो हमने नाम रख रखे हैं इनके, ये सब भी इसी रूप में समझने चाहिए। गंध, रूप, रस तीनों गुण इनके परत्व अपरत्व के असमवायी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वायु में ये गुण नहीं है, परंतु वहां परत्व अपरत्व की उत्पत्ति होती है। स्पर्श असमवायी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शीत उष्ण आदि भेद से जो स्पर्श जहां न होगा वहां परत्व अपरत्व उत्पन्न नहीं होंगे। यदि स्पर्श मात्र को असमवायी कारण कहा जाए तो उसके सर्वत्र समान होने से कहीं भी परत्व अपरत्व का नियमन न होगा, क्योंकि इन गुणों की उत्पत्ति अन्य की अपेक्षा पर निर्भर है। स्पर्श सर्वत्र समान होने से अपेक्षा का अवकाश ही नहीं रहेगा। विचारणीय है कि जो हमारे वर्ष, मास, दिन, रात आदि व्यवहार सूर्य आदि ग्रह संबंधी गति के आधार पर गणना किए जाते हैं, परंतु उन पिंडों के साथ इस गति का कोई सीधा संबंध नहीं है। अब हम मान लीजिए दिन, तो हमारा दिन कौन सा होता है? एक सूर्योदय से लेकर के और दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है वो क्या है हमारे लिए? एक दिन है। और उस दिन में भी हमने दो विभाग कर रखे हैं। जब तक सूर्योदय से सूर्यास्त होता है तब तक को हम क्या कहते हैं? दिन।
और जब सूर्यास्त से सूर्योदय होता है तब तक को हम क्या कहते हैं? रात। तो ये विभाग किसने किए? सूर्य ने किए या हमने किए? ये विभाग हमने किए। सूर्य का इससे कोई संबंध नहीं है, ये केवल हमने अपनी गणना के लिए इस तरह के विभाग काल के कर लिए हैं। फिर कौन सा दिन सोमवार है, कौन सा दिन मंगलवार है, कौन सा दिन बुधवार है, 7 दिन का सप्ताह है, 15 दिन का पक्ष है और 30 दिन का महीना है, ये सारी की सारी गणनाएं किसने कर रखी हैं? हमने कर रखी हैं। उन ग्रहों का, उन पिंडों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर यह कहा है कि जो किसी ऐसे द्रव्य को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसके आधार पर उस गति का प्रसंख्यान संभव हो, अर्थात उसका कुछ नियमन हो कि कितनी गति हुई है, उस द्रव्य का सूर्यादि गति संबंधी ग्रहों के साथ संबंध हो और उन पिंडों के साथ भी जिनमें परत्व अपरत्व गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा द्रव्य काल नामक स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से इन ग्रहों की गतियों को, नक्षत्रों की गतियों को, हमारा जो निवास स्थान पृथ्वी है उसकी गति को, और इस गति को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी गति हो गई, कितनी गति रह गई है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के रूप में एक द्रव्य का निर्धारण किया गया। उसी द्रव्य का नाम क्या है? काल। उसका नाम ही समय है। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था कि समय जो है वो रिलेटिवली एग्जिस्ट करता है, वास्तव में समय नाम की कोई चीज संसार में नहीं मिलती है। इसके बाद जिज्ञासा की कि काल पदार्थ सिद्ध हो जाने पर भी यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्या वह द्रव्य है, तथा द्रव्य होने पर उसे नित्य मानना चाहिए अथवा अनित्य। अब ये प्रश्न शायद बीच में किन्होंने किया भी था कि काल द्रव्य को नित्य माना जाना चाहिए या अनित्य माना जाना चाहिए। तो यहां पर बतलाया, द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, द्रव्य होना और नित्य होना वायु द्वारा व्याख्यात समझना चाहिए। यानी जैसे वायु के विषय में कहा गया था गुणों का अधिकरण होने से वायु द्रव्य है, उसी के समान गुणों का अधिकरण होने से काल भी क्या है? द्रव्य है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये 5 गुण काल में रहते हैं और काल के व्यापक होने से यद्यपि क्रिया काल में संवेद नहीं रहती, परंतु किसी क्रिया का होना काल के अस्तित्व के बिना संभव नहीं है। आप कोई भी क्रिया अगर करते हैं, यानी इस पेन को यहां से इतना भी बढ़ाना है, तो इतना बढ़ाने के बीच में जो छोटे छोटे माइक्रोमीटर के भी अगर आप हिस्से करेंगे तो उनमें भी कुछ ना कुछ समय तो लगा है। इसके संबंध में एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कमल के फूल में सुई को आपने डाला तो 1 सेकंड से भी कम समय में वो सुई उस कमल के पत्ते के पार चली जाती है। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि हर पंखुड़ी अपनी अगली पंखुड़ी से पहले और अपनी पिछली पंखुड़ी के बाद में छेदी गई है। यानी उन दोनों के छेदे जाने के बीच में समय का विभाग है, समय का भेद है। एक ही समय में सारी की सारी पंखुड़ियां छिद गई हों ऐसा नहीं है। वो समय अल्प है, छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समय भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ऋषि कहते हैं कि किसी भी क्रिया का होना बिना काल के संभव नहीं है। हर क्रिया के होने में, चाहे वो छोटी से छोटी क्रिया हो या बड़े से बड़ा कोई कार्य हो, हर क्रिया के होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। इसलिए काल जो है वहां उसका होना निश्चित होता है। अतः कार्य मात्र का निमित्त होने से काल का द्रव्य होना सिद्ध होता है। किसी भी कार्य के होने में काल क्या हो गया? निमित्त। कल हमने गुणों की चर्चा की थी और कारणों की चर्चा की थी। तो कारणों के विषय में हमने बतलाया था समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो जो समवायी कारण है और असमवायी कारण है, उनके अलावा जितने भी कारण होते हैं वो सब किस श्रेणी में आते हैं? वैशेषिक के अनुसार वो सब निमित्त की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे किसी घड़े के बनने में मिट्टी जो है वो समवायी कारण है,
उसमें जो समय आदि लगे, जो इसमें संयोग आदि की क्रिया हुई, वो सब असमवायी कारण है। उसका रंग इत्यादि जो मिलाया गया वो सब असमवायी कारण है। और इसके अलावा कुम्हार, चाक, दंड, समय आदि जो भी लगे हैं वो सब क्या है, वो उसमें निमित्त कारण है। तो यहाँ पर इस प्रकार से समझना चाहिए कि काल भी जो है वो कार्यों का निमित्त कारण होने के कारण से क्या है, द्रव्य है। और फिर आगे कहा, अनुभूयमान विलक्षण स्पर्श का अधिकरण वायु कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्य होने की दशा में इसके उपादान कारण द्रव्यों का होना आवश्यक है। मूल रूप में वे कारण द्रव्य वायु के परमाणु हैं। आगे परमाणु द्रव्यों का अन्य कोई द्रव्य उपादान कारण नहीं होता। वायु परमाणुओं का अन्य कोई द्रव्य समवायी कारण न होने से वो नित्य हैं। उन्हीं के समान काल द्रव्य का भी कोई अन्य द्रव्य समवायी कारण नहीं है, इसलिए काल को भी नित्य मानना चाहिए। इस प्रकार वायु के द्रव्य और नित्य सिद्ध किए जाने की प्रक्रिया से काल के भी नित्य होने का व्याख्यान समझना चाहिए। तो जिस प्रकार से वायु जो है वो किनसे बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के कई पदार्थों के, कई गैसों के परमाणु रूप के मिलने से क्या बनता है, वायु तैयार होता है। और उन परमाणुओं का फर्दर कोई विखंडन नहीं किया जा सकता, उनको और तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको नित्य द्रव्य मान लिया कि अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से काल का भी कोई ऐसा समवायी कारण नहीं होता है, और समवायी कारण न होने के कारण से काल को भी नित्य द्रव्य स्वीकार किया गया। आगे फिर से जिज्ञासा की कि नित्य वायु रूप परमाणु द्रव्य अनेक होते हैं, क्या उनके समान काल को भी अनेक माना जाना चाहिए? जैसे आकाश के विषय में प्रश्न किया था, वैसे ही काल के विषय में भी प्रश्न किया है। तो फिर उसका उत्तर दिया, तत्वम भावेन, एक होना, यानी सत्ता जाति के द्वारा काल का एक होना सिद्ध होता है। यहां पर व्याख्याते पद की यहां अनुवृत्ति है, अर्थ होगा तत्वम भावेन व्याख्यातम, काल के एक होने का व्याख्यान सत्ता जाति के एक सिद्ध किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार समझ लेना चाहिए। जैसे द्रव्यादि पदार्थों में सत इस प्रकार का एक रूप ज्ञान सत्ता जाति की एकता को सिद्ध करता है, द्रव्य गुण कर्म तीनों में एक सत्ता जाति समवेत रहती है, वैसे ही चिर, क्षिप्र, युगपत, पर, अपर आदि लिंग एक रूप से उस द्रव्य का बोध कराते हैं जिसके अस्तित्व पर यह व्यवहार निर्भर है। अतः काल का एक होना सिद्ध होता है। अब यहां पर इसको समझ लेंगे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की आयु कम है, किसी की आयु ज्यादा है। ये उस द्रव्य के विषय में बात है या काल के विषय में? तो काल तो वैसा का वैसा ही है। द्रव्य छोटा है यानी अभी उसे कम समय हुआ है, द्रव्य बड़ी आयु का है यानी उसे अधिक समय हुआ। आज का ही उदाहरण हम लेते हैं कि हमारे आदरणीय आर्य जी आज 70 वर्ष के हो गए और हम 40 वर्ष के हुए। तो 40 वर्ष का होना हमारे लिए है, 70 वर्ष का होना उनके लिए है, लेकिन हम दोनों के ही 40 और 70 वर्ष का होने से समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समय तो ये 2020 चल रहा है, 1981 में पैदा होने के कारण आज मैं 40 वर्ष का हूं, और 1950 में पैदा होने के कारण से आर्य जी आज 70 वर्ष के हैं। ये हम दोनों के पैदा होने का फर्क है, लेकिन समय का कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए कि काल द्रव्य जो है वो एक है, वो अनेक नहीं है। जैसे वायु के विषय में कहा था कि अनेक पदार्थों का संगठन होने के कारण से वायु अनेक है, और एक वायु दूसरे वायु से टकराता है, उसका विखंडन भी है। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व भी अनेक द्रव्य, अनेक प्रकार के तत्वों से बना होने के कारण से पृथ्वी भी एक द्रव्य अनेक द्रव्य है, लेकिन इस रूप में काल, आकाश, दिशा आदि जो है वो क्या है, वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति रूप है, वो अनेक व्यक्ति रूप नहीं है। फिर यहाँ पर जिज्ञासा करती है कि पृथ्व्यादि द्रव्य अनेक वस्तुओं के कारण बताए गए हैं, क्या काल द्रव्य भी उनके समान किसी का कारण होता है?
तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, नित्येष्व भावाद नित्येषु भावाद कारणे कालाक्षेति। नित्येषु, नित्य पदार्थों में अभावात न होने से, अनित्येषु अनित्य पदार्थों में भावात होने से, चिर क्षिप्र युगपत आदि व्यवहार कारणे कारण होने में कालाख्या काल का नाम लिया जाता है। इस प्रकार इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर नित्य आकाश परमाणु आदि पदार्थों में यह देर में हुआ, यह जल्दी हुआ, यह एक साथ हुआ, यह पर है, यह अपर है इत्यादि व्यवहार नहीं होता। परंतु अनित्य जो पदार्थ हैं जैसे घट, कपड़ा आदि पदार्थों में ऐसा व्यवहार होता है। इससे सिद्ध है कि कार्य मात्र के कारण में काल यह नाम प्रयुक्त किया गया है। देर, जल्दी, साथ में होने अथवा नए पुराने के व्यवहार होने से कोई कार्य अछूता नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि उक्त व्यवहार प्रत्येक कार्य में आवश्यक रूप से होता है, चाहे वह कार्य द्रव्य, गुण, कर्म कुछ भी हो, वह व्यवहार काल निमित्तक है। इसलिए कार्य मात्र का कारण काल को माना गया है। काल का बोध कराने अथवा उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लक्षण न केवल योगपद्य आदि व्यवहार हैं, प्रत्युत विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वनस्पति, पुष्प, फल आदि का उत्पन्न होना काल के अस्तित्व का चिन्ह है। वसंत, हेमंत, प्रावृट आदि ऋतु काल का स्वरूप हैं। इन पदों से काल का अभिव्यंजन होता है। उन कालों में विशिष्ट वनस्पति आदि का उत्पन्न होना उनके प्रति काल की कारणता को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रश्न जो था कि पृथ्व्यादि द्रव्य अनेक वस्तुओं के कारण बतलाए गए हैं, क्या काल भी किसी चीज का कारण होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है, क्योंकि बिना काल के, बिना समय के किसी भी कार्य का होना संभव नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले सूत्र में? क्रिया का होना काल के बिना संभव नहीं है। हर क्रिया के होने में काल निमित्त कारण है, और निमित्त कारण होने से वो द्रव्यों के कार्य रूप में परिणत होने में, यानी जैसे कारण द्रव्य क्या है? कारण द्रव्य है मूल परमाणु, और कार्य द्रव्य क्या है? जो तत्व हमको दिखाई देते हैं, जो सारा का सारा ये जगत हमको बना हुआ दिखाई देता है। तो पंच महाभूतों से बना हुआ ये सारा का सारा संसार जो है वो क्या है? कार्य रूप जगत है। और पंच महाभूत क्या है? यहाँ पर कारण रूप जगत है। तो ये कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य का निर्मित होना, इसमें कुछ समय लगता है, और जब समय लगता है तो वो उसका निमित्त कारण हो गया। तो इस रूप में भले वो निमित्त कारण है, लेकिन हाँ ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये द्रव्यों के कार्य रूप में परिणत होने का, गुणों के बनने का और कर्मों के होने का क्या है? कारण है। इत इदमिति यतस्तदृश्यम लिंगम। इत इदमिति यतस्तदृश्यम लिंगम। यहाँ क्या कहा? इतः इधर से, यहां से, इदम यह है, इति इस प्रकार। ये जो व्यवहार है यतः जिससे होता है उसका नाम दिशा है। अब दिशा आप किसी को कैसे बताते हैं? कहां से गया? इधर से गया, अभी इधर से, उधर से, यहां से, वहां से। अब आप इसको कैसे कैसे बताओगे? तो अब आप किसी को केवल ये कह दो कि इधर से गया, तो कैसे बताओगे इधर से गया? तो उसका अगला प्रश्न होगा इधर से किधर गया? तो बोले उधर गया। अच्छा, आप फोन पे बता रहे हो कि इधर से उधर गया, तो किसी को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो फिर कैसे बताओगे कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से पूर्व में गया, वहां से पश्चिम में गया, वहां से उत्तर में गया, वहां से दक्षिण में गया। तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति को बताने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? दिशा। तो हमारे द्रव्यों में दिशा एक द्रव्य है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, फिर काल, दिशा। तो अब हम दिशा के बारे में पढ़ रहे हैं कि दिशा क्या है?
कि इधर से उधर की स्थिति को बताना, एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति को बताना जिसके द्वारा होता है, लोक में सर्वत्र ऐसा व्यवहार देखा जाता है कि अमुक वस्तु इधर से उतनी दूर है अथवा समीप है, इधर है या उधर है। यह व्यवहार जिस निमित्त से होता है, उस निमित्त दिशा नामक पदार्थ का यह लिंग है, चिन्ह है। इसे दिक् नामक पदार्थ कहा जाता है। लोक में प्रयुक्त दूर और समीप पदों के अर्थ के लिए शास्त्र में पर अपर पदों का प्रयोग होता है। जैसे कालकृत परत्वापरत्व में बड़े छोटे का बोध होता है, बहुत दूर की बात है, यानी बहुत पहले की बात है। बहुत समय बीत गया, वो तो बहुत दूर चले गए। तो कहाँ दूर चले गए? संख्या के रूप से, दूरी के रूप से दूर नहीं चले गए, बहुत पहले हो गया, तो उसको भी हम दूरी के रूप में। तो ये परत्व अपरत्व गुण जो है वो चार्ट में फिर एक बार देख लीजिएगा। काल में, दिशा में परत्व और अपरत्व दोनों गुण पाए जाते हैं। तो जब इसको हम काल के समय में लेंगे परत्व और अपरत्व को, तो हम उसको समझेंगे परत्व मतलब जो हमारे बहुत पहले हो चुका या बहुत बाद में होगा, और अपरत्व का मतलब जो हमारे नजदीक वही काल में हुआ है। यानी कृष्ण जी हमसे बहुत दूर नहीं थे, आपसे 5000 साल पहले हुए, लेकिन रामचंद्र जी आज से लाखों वर्ष पहले हुए, तो वो हमसे बहुत दूर है। इसी प्रकार से जब दूरी बताई जाती है, तो दूरी को जिसके द्वारा बताया जाता है वो क्या है? परत्व अपरत्व। वो दिशा संबंधी परत्व अपरत्व होता है। और जैसे कालकृत परत्वापरत्व में छोटे बड़े का बोध होता है, ऐसे ही दिक्कृत परत्वापरत्व में दूर और समीप का बोध होता है। इसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे आदि व्यवहार का निमित्त जो पदार्थ का है, उसका नाम ही दिशा है। सामने खड़े पेड़ की अपेक्षा वह दूर दिखता हुआ पेड़ पर है, और उसकी अपेक्षा सामने का पेड़ अपर है। जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया कि जो समीप है वो क्या है? अपर है, और जो दूर है वो क्या है? पर है। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इन परत्व और अपरत्व के समवायी कारण पेड़ हैं। असमवायी कारण कौन है? यह विचार करने योग्य है। जिन पेड़ों के विषय में एक दूसरे की अपेक्षा पर अपर यानी पास और दूर की बुद्धि हो रही है, देखा जाता है जहां पास की बुद्धि है उसके साथ अल्प देश का संबंध है, और जहां पर दूर की बुद्धि है उसके साथ अधिक देश का संबंध है। ढूंढना चाहिए ऐसी स्थिति में इन परत्व अपरत्व का असमवायी कारण कौन हो सकता है। यह आवश्यक है जो असमवायी कारण हो वह परत्व अपरत्व के अधिकरण से संबद्ध हुआ विद्यमान रहे, अन्यथा उसका कारण होना संभव न होगा। फलतः किसी ऐसे पदार्थ को स्वीकार करना पड़ता है जिसका उन विभिन्न प्रदेश स्थित वृक्षों के साथ में संबंध हो जहां परत्व अपरत्व की उत्पत्ति होती है। उस पदार्थ का वृक्षों के साथ संयोग संबंध ही उनमें परत्व अपरत्व उत्पत्ति का समवायी कारण है। वह पदार्थ ही दिशा है। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था। आप में से जिन लोगों ने भी किसी प्लॉट या ऑफिस या मकान की रजिस्ट्री कराई हो, तो आप देखते हैं रजिस्ट्रार क्या लिखता है, या खेत की कराई हो, खेत का बैनामा कराते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? पूर्व में रामलाल जी का खेत है, पश्चिम में शर्मा जी का खेत है, दक्षिण में वर्मा जी का खेत है, उत्तर में नहर बह रही है। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्यों लिखते हैं ऐसा? इससे उस स्थान की जो स्थिति है उसका ठीक ठीक ज्ञान होता है। आजकल की भाषा में अगर मैं कहूं, तो जब हम गूगल पे किसी स्थान को सर्च करते हैं तो वहां पर कुछ डिग्रीज लिखी हुई आती हैं। वो जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हैं, यानी इस पृथ्वी को जिन रेखाओं के द्वारा मापा गया है उन रेखाओं के अक्षांश और रेखांश जो हैं वो कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, उस स्थान पर हम जब पहुंच जाते हैं तो हमें पता चल जाता है उसकी स्थिति क्या है। तो वास्तव में दिशा क्या है? दिशा वो द्रव्य है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की स्थिति का निर्धारण, किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। और इसलिए ये क्या है? ये उस वस्तु की स्थिति में यानी उसके दूर और समीप होने रूपी गुणों में परत्व अपरत्व क्या है? गुण। गुण है, तो इसलिए ये क्या है? असमवायी कारण है।
असमवायी कारण रूप में ये रहता है। और इसके आगे क्या कहा, वह पदार्थ द्रव्य है और नित्य है, इस अर्थ का पूर्ववत अतिदेश करते हुए यहाँ का द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। जिस प्रकार से वायु नित्य है उसी प्रकार से दिशा भी नित्य है। कार्य विशेषण नानात्वम और कार्य भेद होने के कारण से अनेक होना भी इसका सिद्ध होता है। अनेक होना हम लोग जानते ही हैं सामान्य रूप से, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है। फिर उन दिशाओं के भी जो बीच के कोण हैं उन कोणों का भी होता है, ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है, नैऋत्य है। तो इस प्रकार से अनेक होने के कारण से इस दिशा रूपी द्रव्य का नानात्व भी सिद्ध होता है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत